Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start 7th chapter in your geography book. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. ठीक है, जीवन रेखाएं मतलब जो अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में, सुचारू रूप से चलाने में जो चीज़ें, जो सर्विसेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सर्विसेज को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 87. This is your chapter. Start reading. चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते No हैं. noise. इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं. वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती. वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है. कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं. जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है. अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है. इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है. वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु. इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है. बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है. सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है. परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है. इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है. आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है. रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं. स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था का जीवन शक्ति दी है. इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं में साधनों से बढ़ोतरी की है. इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं. अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन को जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है. देखो क्या है, आप सपोज एक प्रोड्यूसर हो. सिर्फ चीज़ों को प्रोड्यूस करना सफिशिएंट नहीं है जब तक आप उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते हो. ठीक है, और उससे भी पहले, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगी. रॉ मटेरियल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकती. ठीक है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने की ज़रूरत है. सिंपल सा लॉजिक है. उसके बाद जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे आपको मार्केट में लेके जाना है उसको. ठीक है, अगेन आपको मूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, तो मूवमेंट कैसे हो सकती है? परिवहन के साधनों से ही हो सकती है. ठीक है, इनिशियली क्या होता था आपको पता है, बहुत पहले बैलगाड़ियाँ, ये सब चीज़ें चलती थी. ठीक है, इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं उस समय वो सिर्फ जल के मार्ग से आते हैं, और वो भी बहुत लेटर ऑन. किसके थ्रू पता चलता है? जब तक वास्को डी गामा नहीं आता, यूरोपियंस को भी नहीं पता था जल मार्ग का भारत पहुंचने का. ठीक है, तो क्या था, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हवाई जहाज तो बहुत ही लेटर ऑन आया. उससे भी पहले जब सिंपल वो लोग पानी के रास्ते से आते थे तब भी उनको महीनों महीनों की यात्रा करके आना पड़ता था. फिर भाप का इंजन डेवलप हुआ तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ गई. ठीक है, कम्यूटेशन की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की स्पीड बढ़ी. ठीक है, उसके बाद जब आपका हवाई यात्राएं शुरू हो गई उसके बाद तो कितना ज़्यादा आसान. आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, एक स्मॉल विलेज बन चुका है पूरा वर्ल्ड. क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हर चीज़, हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? वायु के रास्ते से भी, जल के रास्ते से भी. ठीक है, इवन रोड्स के थ्रू भी. हम इंडिया पाकिस्तान कनेक्टेड है ना, वाघा बॉर्डर से. ठीक है, आसपास के अपने पड़ोसी देशों से तो हम कनेक्टेड है रोड के थ्रू. इवन बाकी सारे देशों से कैसे कनेक्टेड हैं?
ठीक है। और उससे भी ज़्यादा फास्ट मोड क्या है हमारा, इंटरनेट। क्लियर। इंटरनेट के थ्रू तो क्या है, आप किसी से भी कॉलिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो बेसिकली, ठीक है। और आपको फिजिकली भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो भी पहुंचा सकते हो आप। हर तरीके की फैसिलिटी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पूरी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड जो है एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी बन चुका है, बॉर्डर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल मूवमेंट बहुत फ्रीली हो रहा है, ठीक है। आउटसोर्सिंग सुना होगा आपने, आउटसोर्सिंग होती है कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि संचार के इतने साधन विकसित हो चुके हैं ना। आप काम के लिए जा सकते हैं बाहर, एमएनसी कंपनीज इंडिया आती है काम करने के लिए, ठीक है। ये सब इन्हीं जो साधन है हमारे, संचार के साधन कह लो, चाहे ये परिवहन के साधन कह लो, ये विकसित हुए तभी तो पॉसिबल है, ठीक है। 3 मार्गों पे कर रहे हैं हम, सड़क, वायु और जल। अलग अलग इनके मोड्स भी पता है आप लोगों को, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम करते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन को। हाँ, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक कैसे है अधिक सुविधाजनक? देखो, रेल मार्ग बनाना थोड़ा कठिन होता है, सड़क मार्ग बनाना आसान होता है। इसलिए पहले भी डेवलप क्या हुआ था, सड़क मार्ग पहले डेवलप हुआ था, रेल मार्ग बाद में विकसित हुआ है, ठीक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। सेकंड, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। थर्ड, अधिक डाक प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाना किसी पहाड़ी एरिया पे मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली इजी होगा वहाँ पे रोड बनाना, ठीक है। तो पहले आप किसी भी एरिया में को अगर आप डेवलप करेंगे तो सीधा वहाँ पे एक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तो नहीं खोलोगे, सबसे पहले वहाँ पे सड़कें निर्मित करोगे, ठीक है। सड़कें जब डेवलप हो जाएंगी उसके बाद आप रेलवे लाइन बिछाते हो, ठीक है। फिर और ज़्यादा बड़ा जब वो एरिया हो जाता है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, फिर आप वहाँ पे एयरपोर्ट या ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है। फोर्थ, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्चीले पड़ते हैं। आसपास के एरिया में जाना है आपको तो सड़क के थ्रू आप इजीली जा सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको दिल्ली तक भी जाना है, आप सड़क परिवहन का यूज़ करते हैं ना, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते हैं? इवन ये तो हमारे इतना पास है कि रेलवे से भी हमें पास ही पड़ता है, लेकिन आप अपने इवन बाइक्स पे भी जा सकते हैं। आसपास के गांव में कहीं जाना है आपको, सड़क परिवहन इजी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी जगह को विकसित करने के लिए हम सबसे पहले जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं तो हम वहाँ पे सड़कें बनाते हैं। आपने गाँव में देखा होगा ना कि सड़कें नहीं है, एक मेन इशू रहता है। क्यों? क्योंकि सड़कें ना होने की वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप ही नहीं हो पाता। सड़कें बनेंगी तभी तो वहाँ पे हॉस्पिटल बन पाएगा। कैसे? क्योंकि सड़क होगी तभी तो रॉ मटेरियल या कुछ भी सरिये, पाइपलाइन, जो कुछ भी है वो वहाँ से ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाएंगे। सड़कें ही नहीं होंगी तो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो किसी भी एरिया को जब हमें डेवलप करना होता है तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि वहाँ पे सड़कें बनी हुई हो, ठीक है। फिफ्थ, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सिक्स, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। ठीक है, अब आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है, सड़क का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एयरपोर्ट तक जाना है, सड़क। तो जो आपका रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, इनको भी कनेक्ट करता है आपका रोडवेज, ठीक है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। फर्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी
के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक चतुर्भुज, ठीक है, मतलब चारों कोनों को जो कवर कर सके ऐसा रेल मार्ग, ताकि जो मेजर सिटीज हैं हमारी, मेगा सिटीज जो कि बिजनेस में पर्टिकुलरली ट्रेड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है, उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा इजी हो, ज़्यादा सुगम हो। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ये आपको लर्न रखना है। नहाई जिसको हम बोलते हैं NHAI, ये जो है अथॉरिटी है जो कि आपका जो रोड नेटवर्क है इसको डेवलप करने में जो है रोल प्ले करती है। अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं वो किसकी अथॉरिटी है? नहाई की अथॉरिटी है। देश में जहाँ भी सड़कें बनेगी कौन बनवाएगा? आपका जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। ये भी आपको लर्न रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर टूटते हैं, फूटते हैं, इनका रखरखाव का जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की, ठीक है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज है, आपको पता है नेशनल हाईवेज के नंबर होते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट मैप में देखेंगे हम और उनको लर्न करेंगे। जैसे कि एक आपको यहाँ पे बता दिया, जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 है, कहाँ से कहाँ तक है? ये दिल्ली व अमृतसर के बीच में है, जिसको हम पहले शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते थे, ठीक है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा नियम का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। याद रखनी है ये आपको चीजें। नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, नेशनल हाईवे CPWD, और जो राज्य के हाईवे, राज्य के जो राजमार्ग है स्टेट है, अभी तक 3 चीजें हमने पढ़ी है। एक तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, जो कि जो मेजर मेगा सिटीज है इनको जोड़ने का काम करता है। नेशनल हाईवे है, ठीक है, मेंटेनेंस का काम किसका है? CPWD का है। राज्य के राजमार्ग, इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी PWD। आपने देखे होंगे हरियाणा में, आप रोड पे जाओगे PWD के बोर्ड लगे होते हैं रोड के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अथॉरिटी में आते हैं। जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है, ठीक है। अथॉरिटी बेसिकली आपको याद रखनी है कि किसी पर्टिकुलर रोड, जिला के रोड है तो उनकी अथॉरिटी किसकी है? जिला परिषद की है। राज्य का है तो उसकी अथॉरिटी किसकी है? ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। और जो मेजर हमारे नेशनल हाईवेज हैं इनकी लोकेशन मैप पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। जो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसके तहत हमने ऐसे गाँव को, ऐसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो उनको कनेक्ट किया है किससे? टाउन्स और सिटीज से, ठीक है, ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी भी शहरों तक पहुंच सके, ठीक है। वहाँ के लोगों को भी कम्यूट करना ईजी हो शहरों तक, ठीक है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। सीमांत सड़कें, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में
अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। आर्थिक विकास में तो देखो अपने आप ही सहायक हो जाती है। सड़कें होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे पहुँचाना इजी होता है। जैसे कि देखो कोई एरिया है, उस जैसे हम कहें कि जम्मू कश्मीर का कोई एरिया है, ऐसा एरिया जो कि जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो पूरे देश से कट जाता है। आपने न्यूज़ सुनी होगी ना, ये एरिया यहाँ पे बर्फ़ गिर गई और ये पूरे देश से ये भाग कट गया है। कट गया का मतलब पूरे जो वहाँ का रोड होगा, हाईवे होगा, वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया मतलब बाकी कहीं से भी गाड़ियाँ पूरे देश से उस जगह पे नहीं पहुँच सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया को अगर हमें कहीं डेवलप करना है, जैसे कि कोई हम जम्मू कश्मीर के एरिया का कोई ऐसा गांव ढूंढे जो बॉर्डर के पास है, ठीक है, अगर हमें उस एरिया को डेवलप करना है, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ पहुँचानी है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इंश्योर करना होगा कि सड़कें वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, सड़कें पहुँचेंगी, उसके बाद हमें वहाँ पे स्कूल खोलना आसान होगा, हॉस्पिटल्स बनाना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तो मटेरियल लेके जाना पड़ेगा ना। मटेरियल, अब आप सोचो कि हम सबसे पहले वहाँ पे स्कूल खोल देते हैं या हम सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी लोगों को देना शुरू कर देते हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक वहाँ पे जो है सड़कें विकसित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया, वैसे ही मुश्किल है वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना, उसके बावजूद जो वहाँ का रास्ता है, अगर वहाँ पे सड़कें भी नहीं हो, कच्चे रास्ता है, तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो एरिया को डेवलप करने के लिए जब भी प्लान बनाते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले सड़कें बनी होंगी। ठीक है। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। ठीक है, एक तो देखो सस्ता भी है रेल परिवहन। दूर की यात्रा करने की अगर हम बात करें, देखो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने बोला सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है हमें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करनी है तो रेल परिवहन काफ़ी सस्ता पड़ता है सड़क परिवहन के कंपैरिजन में भी। ठीक है, अगर आपको मान लो सपोज मद्रास जाना है, रोड के थ्रू जाओगे, बाय रोड जाओगे, तो कितना लंबा भी पड़ेगा रास्ता और आपको महंगा भी पड़ेगा। महंगा क्यों पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल या डीजल से जाओगे वहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप ट्रेन से जाओगे तो कंपैरेटिवली आपको कम खर्चीला पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम वो पढ़ेंगे वायु यात्रा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वो और भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। ठीक है, भू आकृति मतलब कैसे एरिया में रेलवे नेटवर्क बिछाना है, पहले वो देखना जरूरी है। किसी भी एरिया में रेलवे फैसिलिटी तभी पहुंचाओगे ना जब आप एकदम से तो रेलवे स्टेशन नहीं खोलोगे। सबसे पहले क्या करोगे? रेल पटरियां बनाओगे। रेल पटरियों के लिए वहाँ का भूभाग कैसा है, पहाड़ी एरिया है, फ्लैट लैंड है, आसपास समुद्र है, क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी। किसी भी एरिया में अगर आपको मतलब रेल मार्ग अगर बनाना है तो रेलवे स्टेशन तो बाद में ही बनेगा ना, पहले तो पूरा आप उसको पूरा उसका जो एरिया है वहाँ पे रेल पटरियाँ बिछाओगे, बनाओगे, कनेक्ट करोगे उसके आसपास का जो रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो इस पे ये कौन कौन सी चीज़ें कि आर्थिक तो ऑब्वियसली है कि कितनी कॉस्ट हमारी आएगी रेलवे लाइन बनाने की, पहुँचाने की वहाँ तक, और प्रशासनिक मतलब वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, किसी भी एरिया का। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इजी है क्योंकि क्या है, यहाँ का एरिया फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड है ना, जो पहाड़ी एरिया है वो ऊपर रह जाता है, नॉर्दर्न यूपी, दिल्ली और हरियाणा और इधर जो बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? फ्लैट लैंड है। यहाँ पे क्या है, आपको ये सब फैसिलिटीज़ पहुँचाना, रेल मार्ग बनाना आसान पड़ता है कंपैरेटिवली उन एरियाज़ के जो कि पहाड़ी एरिया में आपको ज़मीन खोदना, पहाड़ों को खोदना और फिर लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ को खोदना भी तो आसान नहीं है ना। आप वहाँ से जैसे सपोज मिट्टी को समतल करने जाओगे, ऊपर से पहाड़ गिर सकता है, लैंड स्लाइडिंग बहुत आम है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली इतनी ज़्यादा विकसित क्यों है? क्योंकि एक तो फ्लैट लैंड है, फ्लैट है, दूसरा फर्टाइल है। फर्टाइल है तो इसका मतलब खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, दैट मीन्स पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अब लोगों की जब डिमांड होगी, लोगों की जब ज़रूरत होगी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, अब हम हरियाणा और दिल्ली को ही देखें, कितने लोग डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं कि नहीं? अगर रेलवे नहीं हो तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और साथ में लैंड भी फ्लैट होगा तो वहाँ पे रेलवे फैसिलिटी पहुँचाना आसान होता है।
ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स रेगुलर बेसिस पे ना सही, अगर इरेगुलरली भी जाएंगे तो पॉपुलेशन इतनी है, अगर वेकेशन पे भी जा रहे हैं मान लो तो भी इतने सारे लोग हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, जो कि सारे सड़क मार्ग से तो प्रेफर नहीं करेंगे, रेल मार्ग क्योंकि सस्ता भी है और सुगम भी है, तो वहाँ पे आप रेलवे लाइन ईजिली बना सकते हैं, रेलवे की पहुँच ईजिली वहाँ तक लोगों को दे सकते हैं। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ जहाँ पे जमीन अनइक्वल होगी, ठीक है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी के ऊपर पुल बनाने की बात आती है, ठीक है, नदी को क्रॉस करना है तो पुल बनाना पड़ेगा, पानी के अंदर से तो रेलवे लाइन नहीं जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, रेलवे का जो नेटवर्क है उसको बिछाने में दिक्कत आती है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। समुद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट तथा दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्रियों व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करी भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग, ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, अगर आपने मतलब पहुंचा भी दिया है, वैसे ही लोगों को प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की, तो इसलिए रेलवे का जो फैसिलिटी है वो पहुंचाने में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन या फिर रेलवे ट्रैक का धंसना ये बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है, ज़मीन के नीचे धंस जाता है रेलवे ट्रैक, अगर आपने पहुंचा भी दी सुविधाएं, इससे लोग कनेक्ट तो हो जाते हैं, और इवन जो ये आपकी माल गाड़ियाँ होती है ये भी माल पहुंचाने में जो है सक्षम हो जाती है, लेकिन आगे चल के इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एश्योरिटी आपको इन एरियाज़ में नहीं रहती, कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, कभी भी जो है ज़मीन धंस सकती है, वहाँ पर रेलवे लाइन जो है धंस सकती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। पाइपलाइन, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों का तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। ये तो रिसेंट एग्जांपल है, अभी तो आपको पता है शहरों में भी लग रही है पाइपलाइनें गैस के लिए, एलपीजी के लिए, ठीक है, तो क्या होता है सॉलिड फॉर्म को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाते हैं तो वो ईजी रहता है, ठीक है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाओं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वहांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं, देखो कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है, एक बार जब आप इसको बनाने लगोगे, पाइपलाइन को बिछाने लगोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन एक बार जब वो बन जाती है तो ना तो इसमें देखो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ना के बराबर ही आएगी, और डिले होने के चांसेस भी इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। डिले होने, अब देखो जैसे अब ये पाइपलाइनें बिछ गई हैं, गैस सिलेंडर आने में टाइम लग सकता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कोई और रीज़न है, आपका जो एरिया का है गैस जो एजेंसी है वो बंद है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू जब आएगी तो कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। डिले होने के चांसेस कम है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो लेटर ऑन क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट कम पड़ती है। अब देखो पाइपलाइन से जब गैस आने लगेगी, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच जाएगा, सिलेंडर का लाने ले जाने का टाइम बच जाएगा, और उसके ऊपर जो सिलेंडर है, जहाँ सिलेंडर किसका बनता है, लोहे का बनता है ना, वो कॉस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। एक बार जो परमानेंट पाइपलाइन बन गई उसके थ्रू लगातार आपके घर में गैस आ सकती है, ठीक है। तो एक बार तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन लेटर ऑन जो है ये हमें कम खर्चीले पड़ते हैं, ठीक है। तो मार्क कर लो यहाँ तक, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।